नमो नमः साथियों, मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। एक बार पुनः चाणक्य गुरु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, कल हम पढ़ रहे थे प्रत्याहार के विषय में। प्रत्याहार में हम सबसे पहले पढ़े कि प्रत्याहार की व्युत्पत्ति किस प्रकार से हुई। आपको बता दिया कि प्रत्याहार में कितने उपसर्ग हैं, 2 उपसर्ग हैं, प्रति, आंग। इसके बाद में आपको धातु के संबंध में बताया कि प्रत्याहार में कौन सी धातु है, तो आपने कहा री। और उसके बाद में प्रत्याहार में जो प्रत्यय है वो है हमारा घय प्रत्यय। इसके विषय में हमारी चर्चा पूरी हो चुकी थी। उसके बाद में हम पढ़े परिभाषा, शाब्दिक अर्थ पढ़े, फिर परिभाषा पढ़े और उसके बाद में आपको बताया कि प्रत्याहारों की कुल संख्या कितनी होती है, 42। इसके बाद में सिद्धांत कौमुदी में बताया गया है कि प्रत्याहार वहां पे 44 बताए गए और प्रत्याहार आपको बनाना मैंने सिखा दिया है। यहां से यदि कोई प्रश्न आए तो आप बिल्कुल भी मत घबराना और सही करके आना। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान। अब उच्चारण स्थान किसका? सर एक बार बताइए, किसका उच्चारण कर रहे हो? तो वो ही तो जो हम पढ़ा रहे थे आपको माहेश्वर सूत्र में। क्या पढ़े हम? वर्ण पढ़े। और वर्ण कौन से? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्णों और व्यंजन वर्णों का जो हमारा स्थान है, उच्चारण स्थान है, वो हम आज पढ़ेंगे। तो आज तैयार हो जाइए आप सभी। और सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि उच्चारण स्थानों की जो संख्या है, यानी कि उच्चारण स्थान हमारे कितने हैं, उच्चारण स्थान कितने हैं, तो आपको प्रश्न का उत्तर यही बताना है, 7। संस्कृत में लिखा हुआ आएगा सप्त, इस प्रकार से। ठीक है। और यदि मान लीजिए कुछ विशेष पूछा जाए तो ये प्रश्न पूछा जाएगा कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान कितने होते हैं? तो आपको बताना है 8। ये लीजिए, संस्कृत में लिखा हुआ आएगा अष्ट। इस प्रकार से ये यहां पे 2 प्रश्न बनते हैं हमारे। पहला प्रश्न बता दिया व्याकरण शास्त्र या फिर उच्चारण स्थान सामान्य रूप से पूछा जाए तो 7 ही बताना है। ऑप्शन में यदि मान लीजिए डायरेक्ट आ रहा है कि उच्चारण स्थानम कतिधा, उच्चारण स्थान कितने होते हैं, तो वहां पे यदि 7 भी लिखा हुआ है और 8 भी लिखा हुआ है तो आपको 7 ही करना है। इसके बाद में यदि मान लीजिए आ जाए कि पाणिनीय शिक्षा अनुसारम उच्चारण स्थानम कतिधा, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कितने होते हैं उच्चारण स्थान, तो वहां पे चाहे आप 7 और 8, 11 वाला जो ऑप्शन है, जो भी हमारे ऑप्शन आते हैं उनमें आपको 8 वाला ही ऑप्शन सही करना है। इस प्रकार से ये हमारे 2 प्रश्न यहां पे क्लियर होते हैं। सभी को अवगत है कि उच्चारण यानी कि जब मान लीजिए हम जो भी हमारे स्वर हैं या फिर व्यंजन हैं हम उनको बोलते हैं और बोलते हैं तो उस समय हमारा जो भाग है, जैसे मुंह है या फिर नासिका है, ओष्ठ है, दंत है, मुर्दा है, ये हमारे स्पर्श होते हैं। वो वर्ण, उनको हम अलग अलग वर्ण पढ़ेंगे कि कहां से कौन सा वर्ण उच्चारित होता है, कहां से कौन सा वर्ण उच्चारण होता है। इस प्रकार से देखिए, ये हमारा ये 2 प्रश्नों का तो बिल्कुल यहां से आप सही करके आ सकते हो। अगला जो हमारा है वो आपको मैं एक सारणी के माध्यम से बताना चाहता हूं, और सारणी यदि आपको याद हो गई तो यहां से एक भी आपका प्रश्न गलत नहीं हो सकता। कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं कि सर एक बात बताइए, जैसे किताब में लिखा हुआ है कि पहले हम उच्चारण स्थान की कुछ परिभाषा पढ़ें, उसके बाद में कितने होते हैं ये सब पढ़ें। मैं यहां पे आपको जितना जल्दी
या फिर आपको याद करने के लिए कि प्रश्न यहां से इस प्रकार के बनते हैं वही पढ़ा रहा हूं। आप ये मत सोचना कि जो आप बुक पढ़ते हैं उनमें तो कुछ उनकी परिभाषा भी दी हुई रहती है, तो वहां से कोई प्रश्न नहीं आता है। प्रश्न जो आता है वो कहां से आता है ये आपको मैं बताता भी रहा हूं, और इस प्रकार से ही मेरी जो पढ़ाने की शैली है। सबसे पहले उच्चारण स्थान में देखिए, आपको ये सूत्र याद रखने, ठीक है, जिसको आप ट्रिक्स बोलते हो, सूत्र। उसके बाद में उच्चारित वर्ण, और उसके बाद में यहां पे आपको एक सारणी के माध्यम से बताना है स्थान, ठीक है। पहले हम 5 सूत्र याद करेंगे। इन सूत्रों के माध्यम, यदि आपको ये सूत्र याद हो जाते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। आप क्या करते हो कि जब मान लीजिए उच्चारण स्थान वाले आप टॉपिक पढ़ते हो तो उस समय आप जो उच्चारित वर्ण हैं इनकी तरफ आप ज्यादा जाते हो, जबकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो हमारे पहला जो सूत्र है वो देखिए हमारा है अक्कु है विसर्जनीयानाम अक्कु है विसर्जनीयानाम कंठ है। ये लीजिए, इस प्रकार से ये हमारा पहला सूत्र है, और इस सूत्र को यदि आप याद कर लेते तो कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैसे करना है इसको याद? अक्कु है विसर्जनीयानाम कंठ, इस प्रकार से बोलनी, अक्कु है विसर्जनीयानाम कंठ। कहा कि अक्कु है विसर्जनीयानाम कंठ, जी बिल्कुल याद हो गया हमें। आगे बढ़िए, इसमें यदि उच्चारित वर्ण आप बताना चाहते हो तो देखिए यहां पे ए आ रहा है, तो ए का ही सगा भाई है आ, ए आ गया तो आ भी आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से कु आया तो कु के लिए तो आपको बताया हुआ है ही, कु का मतलब कै वर्ग, और कै वर्ग में कौन कौन से हमारे वर्ण आते हैं, तो आप कहोगे कि कै, ख, ग, कै, ख, ग, घ और ङ। ये लीजिए। इसी प्रकार से है की बात करें तो ये है भी हमारा इसी में आएगा। और आगे क्या है? विसर्जनीयानाम। विसर्जनीयानाम का मतलब होता है विसर्ग। ये लीजिए। अब एक तो आप इनको याद करो कि ए और आ, फिर क, ख, ग, घ, ङ, और फिर है, उसके बाद में विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। और एक यदि आप इस सूत्र को याद कर रहे हो, सूत्र में बिल्कुल ए मिल रहा है तो कु भी मिल रहा है, फिर है मिल रहा है और विसर्ग मिल रहा है, इनका जो उच्चारण होगा वो होगा कंठ है। तो यहां पे देखिए एक और बात बता देता हूं, स्थान हमारा कौन सा हुआ? कंठ है। और यदि मान लीजिए ऑप्शन में कंठ न मिलकर के वहां पे यदि कंठ्य मिल जाए तो भी मत घबराना, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये आपको मैं बताऊंगा बाद में कि और जिस इनसे अलग किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये हमारा पहला सूत्र कंप्लीट होता है, कोई दिक्कत नहीं होगी शायद। अक्कु है विसर्जनीयानाम कंठ। अब आप ये सोच रहे हैं कि इनको किस प्रकार से याद करें। जितनी बार, जैसे मान लीजिए एक आप पेज में लिख लीजिए और उसमें आप बार बार यदि इसका रिवीजन करते रहोगे, अक्कु है विसर्जनीयानाम कंठ है, अक्कु है विसर्जनीयानाम कंठ है, तो बिल्कुल याद हो जाएगा। याद हो गया तो बिल्कुल आपका प्रश्न सही हो जाएगा। इसी प्रकार से 2 नंबर लगा करके हम पढ़ते हैं, वही सूत्र लिख लेना यहां पे ऊपर, और सूत्र लिखने के बाद में यहां पे आपको बताया हुआ है उच्चारित जो वर्ण हैं, कौन कौन से हमारे उच्चारित वर्ण होंगे, और यहां पे आप स्थान वगैरह कर लेना, कौन सा स्थान है, ठीक है। तो दूसरा जो हमारा सूत्र है वो है
ईचू यसानाम तालु, ईचू यसानाम, ईचू यसानाम तालु, ये लीजिए। बहुत ही अच्छा प्यारा सूत्र है ये। कहा कि बताइए ई आ गया है चू और य और से, बस न के आगे मत जाना। तो यहां पे देखिए ई है और ये ई, ठीक है। इसके बाद में हम पढ़े चू, चू का मतलब क्या होता है साथियों, चय वर्ग। चू का मतलब चय वर्ग। कहा कि चय वर्ग में कितने वर्ण, 5, चय, छ, जय, झ और ञ, ये लीजिए। इसके बाद में आया ये, तो ये वर्ण। फिर आ गया स, तो ये स लीजिए। इस प्रकार से ये आपको याद रखना है। कहा कि इनका भी बता दीजिए स्थान, तो आपको बता देता हूं। तालु तो है ही, और तालु के साथ साथ तालव्य और बताना है आपको, ये लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो दूसरा सूत्र है वो कंप्लीट होता है। और किस प्रकार से याद रखना इसको, पहला कु है विसर्जनीयानाम कंठ, ईचु यसानाम तालु। इस प्रकार से यदि आप रखोगे ई चू य से, चलते हैं आगे। इसी प्रकार से देखिए तीसरा जो हमारा सूत्र है वो है ऋतु रसाणाम। अकु है विसर्जनीयानाम कंठ, ईचु यसानाम तालु, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ये लीजिए। ये बहुत ही अच्छा सूत्र है, और सूत्रों के माध्यम से यदि आप याद कर सकते हो तो अब आपको बताने की कहीं पर जरूरत ही नहीं होगी। देखिए वही उच्चारित वर्ण हो जाएंगे। इसमें कौन कौन से, तो आप कहोगे सर एक बात बताइए, आप अभी तो बताए री, और री बड़ी भी होती हैं, तो इस प्रकार से री हो जाएगा। टू आ रहा है, तो टू का मतलब आपने बताया है ट वर्ग, और ट वर्ग का कौन कौन से वर्ण होते हैं, तो ट, ठ, ड, ढ, अण। इस प्रकार से फिर र है, तो ये र लीजिए, और फिर ये स है, तो ये स लीजिए। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि ये कौन सा स है, तो आपको तुरंत बताना पड़ेगा कि ये मूर्धन्य सकार है, ठीक है। स 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है तालव्य स, जो अभी हम पढ़े थोड़ी देर पहले, ये लीजिए। ये कौन सा स है, तो आप तुरंत बताओगे ये तालव्य वाला स है, ठीक है। तालु से बोले जाने वाला तालव्य स, और मूर्धा से बोलने वाले को उसको मूर्धन्य स कहते हैं। तो इस प्रकार से इनका उच्चारण स्थान हम करें तो एक तो मूर्धा बोल दीजिए, या फिर आप इसी को कह दीजिए मूर्धन्य, ठीक है। ध्यान रखना अगला जो हमारा यहां पे ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। अगले नंबर पे हम पढ़ते हैं चौथा जो हमारा सूत्र है वो है ऋतु लसानाम दंता, ऋतु लसानाम दंता, ये लीजिए। अब इनको याद आपको इनको ही करना है, तो अच्छी बात है कि आप यदि सूत्रों के माध्यम से सभी वर्णों के उच्चारण स्थान जान रहे हो, नहीं तो आपको आ का कंठ होता है, ई का तालु होता है, इस प्रकार से दिमाग में रखना पड़ता है। लेकिन यदि सूत्रों के माध्यम से याद रख रहे हो, जैसे अभी बोल दे अकु है विसर्जनीय नाम कंठ, ईचु यसा नाम तालु, ऋतु रसा नाम मूर्धा, फिर आ गया ऋतु लसा नाम दंता। कहा कि ली, त, ल और स, आराम से देख लीजिए। ली यहां पे आपको बताया था कि ली ऋस्व है, दीर्घ नहीं होता है, तो ली आ गया है अकेला। इसके बाद में तू का मतलब आपको बताया हुआ है तय वर्ग, और तय वर्ग लीजिए। तय वर्ग में त, थ, द, ध और न, इस प्रकार से हमारे ये वर्ण आते हैं। कहा कि ये यहां तक पहुंच गए, ठीक बात है।
इसके बाद में, तो इसके बाद में ल आ रहा है तो ल वर्ण ले लीजिए, और फिर हमारा ये स आ रहा है तो इस स को लीजिए, और स को कहते हैं दंत्य स। कौन सा स है? दंत्य स। इस प्रकार से 3 स हो गए हैं। ये हमारा स है, ये तालु वाला है, तालु। और ये जो हमारा स आया इसको हम मूर्धन्य वाला कह सकते हैं, तो मूर्धन्य। और ये आपके सामने है ही, इसको कहते हैं हम कौन सा स? दंत्य स। इस प्रकार से ये 3 हमारे स हैं, तो इनका उच्चारण स्थान है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हमारा 5वें नंबर का जो सूत्र है वो है ऊपू पद्मानिया नाम, ऊपू पैधमानिया नाम। याद रखना, आराम से याद रखना इसको। ऊपू पैधमानिया नाम, ऊपू पद्मानिया नाम औष्टौ। औष्ठौ ये लीजिए, ठीक है। इस प्रकार से आपको याद रखना है ऊपू पद्मान्यानाम औष्ठौ। ये मोष्ठौ नहीं है, औष्ठौ है, क्योंकि यहां पे आपको बता देना चाहता हूं, बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि यदि मान लीजिए मकार है और उसके जस्ट बाद में व्यंजन वर्ण है, तो वहां पे उस मकार के स्थान पे आपको लिखना क्या है? अनुस्वार, ठीक है। और यदि मान लीजिए मकार के जस्ट बाद में आपको मिल रहा है क्या? स्वर, तो वहां पे इस मकार के स्थान पे आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, मकार वैसा का वैसा, यानी कि इसमें ये स्वर जुड़ जाएगा। मेरा कहना यही है कि ऊपू पद्मानिया नाम है यहां पे, और उसके बाद में औष्ठौ है, इसमें जुड़ जाता है, तो ऊपू पद्मानिया नाम औष्ठौ इस प्रकार से लिखा जाता है। प्रश्न यदि आ जाए तो ध्यान रखना है आपको कि आगे मकार वगैरह या फिर अनुस्वार वगैरह क्या है क्या नहीं है। इस प्रकार से ये हो जाता है। इसके बाद में इसमें जो वर्ण कौन कौन से आ रहे हैं, तो देखिए ऊ है, तो ऊ ये 2 वर्ण हो गए। इसके बाद में पू आया, तो पू का मतलब क्या है? पै वर्ग है, और पै वर्ग में पै, फै, बै, भै और मैं, ये हमारे 5 वर्ण आते हैं। और क्या रह गया? कहा कि सर ये ऊपू पद्मानिया नाम और रह गया है। तो ये हमारे आपको बताया था मैं जब व्यंजन पढ़ा रहा था उस समय कि अयोग वाह कितने होते हैं? 4। एक है हमारा विसर्ग, दूसरा है अनुस्वार, तीसरा है जिव्यामूली और चौथा है हमारा उपपदमानीय। तो यहां पे देखिए पकार से पहले और फकार से पहले, पै और फै से पहले यदि आपको मिल जाते हैं अर्ध विसर्ग, इनको अर्ध विसर्ग कहते हैं। और अर्ध विसर्ग ये जो चिन्ह है इसको अर्ध विसर्ग कहते हैं, जबकि इनको हम कहते हैं उपपदमानीय वर्ण, उपपदमानीय, उपपदमानीय वर्ण, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि ऊ और ऊ का जो उच्चारण स्थान है वो ओष्ठ है, पै वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, और उपपदमानीय जो वर्ण है हमारे, इनका देखना, उपपदमानीय जो वर्ण है इनका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? ओष्ठ। ओष्ठ भी लिखा हुआ मिल सकता है और आपको ओष्ठ्य भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, दोनों में से एक ही मिलेगा, एक ही करके आना है, ठीक है। जब ओमार सीट आप भर रहे हो तो उस समय से नहीं कि हाँ ओष्ठ है और 2 और मिल गए तो 3 भर दें, वहां पे आपको एक ही कॉलम भरना है। तो इस प्रकार से 5 हमारे सूत्र हो गए हैं। पहला जो सूत्र था हमारा वो था एकु है विसर्जनीय नाम कंठ, ईचु यसानाम तालु, ऋतु रसाणाम मूर्धा,
ऋतुलसाणाम दंता उपपद्मान्यानाम मौष्ठौ। इस प्रकार से आपको याद रखना है। यदि आपने सूत्र याद कर लिए तो ध्यान रखना उच्चारण स्थान में से एक भी आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। इस प्रकार से देखिए ये हमारे 5 सूत्र हो गए और कहा कि 5 सूत्र के साथ साथ ही हमारे 5 क्या हो गए हैं, उच्चारण स्थान भी कंप्लीट हो गए हैं। कैसे? तो अब देखना एक ही जगह लिख रहा हूं मैं इनको। आप सब कहोगे कि सर एक बार बताइए आप बार बार क्यों लिखते हो? इसलिए लिखता हूं ताकि आप भी याद कर लीजिए जल्दी से जल्दी। कंठ है, ठीक है, पहला जो हमारा उच्चारण स्थान हुआ वो कंठ है। दूसरा है वो है ईचू ऐसा नाम तालु, कौन सा हो गया? तालव्य वाला। तीसरा है हमारा ऋतु रसाणाम मूर्धा। इसके बाद में चौथा आया ऋतु लसाणाम दंता। और उसके बाद में हमारा जो आया वो आया उपु पद्मान्या नाम उपु पद्मान्या नाम मोष्ठो। मोष्ठों का मतलब यहां पे आप समझ गए होंगे ओष्ठ। तो इस प्रकार से ये 5 हमारे सूत्र आपको याद रखने हैं। यदि इनको याद कर लिए तो कहीं पर भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इनमें ही सब कुछ हमारे जो वर्ण हैं अभी तक हम पढ़े 5 में वो समाहित हैं। ए, ई, उ, बी और री और ली तक हम पढ़ चुके हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। शायद मेरे मतानुसार याद आप ही को करने पड़ेंगे, चाहे लयात्मक पूर्वक याद करो, चाहे आप किसी प्रकार से याद करो, रोज रिवीजन करो। यदि रोज का मतलब यह है कि 1-2 घंटे यदि आपने अच्छी तरीके से मन लगा करके पढ़ लिया यह टॉपिक, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 6ठे नंबर का सूत्र है वो है यम गणना नाम नासिका च। यम गणना नाम, ये देखिए यहां पे मैंने अनुस्वार कर दिया है क्योंकि आगे क्या है स्वर व्यंजन वर्ण आ रहा है नासिका च। ठीक है, इसमें क्या पढ़े हम? नासिका और च का मतलब क्या होता है? और। च का मतलब क्या होता है? और क्या कहा कि भाई साहब देखिए और में क्या आता है? अन्य। ये कैसे? तो अब एक बात बताइए, कहा कि नाक से बोले जाने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? तो मैं अभी आपको बता देता हूं। देखिए ङ, फिर इसके बाद में मैं, फिर इसके बाद में ङ, फिर इसके बाद में अण और न। ये हमारे नासिक के वर्ण हैं। इनको हम नासिक के भी बोल सकते हैं। ये लीजिए, इस प्रकार से भी कह सकते हैं, या फिर इनको हम अनुनासिक वर्ण भी कह सकते हैं। अनुनासिक वर्ण, ठीक है। कितने हो रहे हैं? ये 5 हो रहे हैं, आपको पता है, दिख रहा है। तो अब देखिए ये तो कह दिया आपने, ठीक है सर, लेकिन च का मतलब है और क्या? कि हम नाक के अलावा इनको जो वर्ग में आ रहा है और वर्ग का जो उच्चारण स्थान आ रहा है उससे भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो वर्ण हैं 5, इनके उच्चारण स्थान कितने हो गए हैं? 2 हो गए हैं। मेरी बात ध्यान से समझना, ये जो आपके सामने 5 वर्ण लिखे हुए हैं इनके उच्चारण स्थान कितने हो गए हैं? 2 हो गए हैं। क्यों? क्योंकि अभी आपको देखिए पहले मैंने बताया था, ये देखिए उपो पद्मान्या नामोष्टो, तो यहां पे मकार आया है नहीं है? आ रहा है, मकार आ रहा है। इसी प्रकार से यहां पे न आ रहा है, यहां पे अण आ रहा है, ञ आ रहा है और ञ आ रहा है। तो इस प्रकार से ये सभी आ रहे हैं।
ठीक है, तो इनके उच्चारण स्थान अब देखिए, इस ङ का उच्चारण स्थान देखिए। आप कहा कि सर एक बार बताइए, आप कह रहे हो नासिका, तो हम पहले तालु में पढ़ चुके हैं, तो तालु प्लस नासिका कह सकते हैं, दो उच्चारण स्थान हो गए इसके, क्योंकि चय का मतलब यही तो है, चयनी और क्या, तालु भी है। फिर मैं का तो कहा कि आपने पढ़ा है अभी ओष्ठ, और ओष्ठ के बाद में हम पढ़े क्या, नासिका, ये लीजिए। इसी प्रकार से ङ जो है इसका कंठ, और कंठ के बाद में हम पढ़ रहे हैं नासिका, ये लीजिए। और अणे जो है हमारा ऋतु रसाना मूर्धा, तो ये मूर्धा, और उसके बाद में जो नाक है वो है हमारा नासिका, ये लीजिए। इसी प्रकार से दंता, ऋतु लसाणाम दंता और नासिका। तो इस प्रकार से जो ये 5 वर्ण हैं हमारे, ये 2 हमारे किससे बोले जा रहे हैं, 2 इनके उच्चारण स्थान हैं। अन्य वर्ण 5 और वर्ण आएंगे हमारे, उनको भी हम 2 उच्चारण स्थान से ही पढ़ते हैं। तो यहां पे आपको ये ध्यान रखना है, यम गण ना नाम नासिका च। आप सोच रहे होंगे किस प्रकार से बोल रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। यम गणना नाम, हमेशा इसको हम बोलते हैं ङ। क्या बोलते हैं, ङ। जैसे मान लीजिए आप पढ़ते हो, ये देखिए, ये आप पढ़ते हो, बहुत बार पढ़ते हो, तो इसको वाडमय नहीं पढ़ते हो आप, क्या पढ़ते हो, वांगमय होता है। हम बच्चों को हमेशा सिखाते रहते हैं कै ख ग घ और अणे खाली, अणे नहीं होता है, ये होता है ङ, कै ख ग घ ङ। इसी प्रकार से जो हमारा च छ ज झ और ये होता है ङ, ये क्या होता है, ङ। चंचल, क्या होता है, चंचल। तो ये आपको याद रखने, अणे जो होता है ये होता है वो अणे, जिसको आप पढ़ते हो अणे खाली, तो ये है वो अणे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सामान्य बातें हैं, ये बहुत ही विशेष बन जाती हैं जब मान लीजिए एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है उस समय। तो ये हमारा 6वां नंबर का सूत्र हो गए हैं, यम गणना नाम नासिका च। फिर अगला जो हमारा सूत्र आता है वो आता है ए दयितो कंठ तालु। क्या है, ए दयितो कंठ तालु। इसमें आप देखिए क्या है कि ए दयितो, तो यहां पे ए और आई, ए और आई जो पढ़े गए हैं वो किससे पढ़े गए हैं, कंठ और तालु से। किससे पढ़े गए हैं, कंठ और तालु से, ये आपको याद रखना है। अगला जो हमारा सूत्र है वो है ओ दौतो कंठोष्ठम, ये लीजिए, ओ दौतो कंठोष्ठम, यानी कि जो ओ वर्ण है और हमारा जो औ वर्ण है, इनको हम पढ़ते हैं कंठ और ओष्ठ से, कंठोष्ठ, ठीक है। अब सोच रहे होंगे सर कैसे याद रखें, याद आपको किस प्रकार से करना है, ये मैंने आपको बता दिया है कि यदि इनको 2 3 4 5 बार बोलोगे आप तो याद हो जाएंगे। ए दयितो कंठ तालु, ए आ गया है तो ए के साथ आई भी आ जाएगा। ओ दौतो कंठोष्टम, ओ आ रहा है तो इसमें ही औ भी है, ओ दौतो कंठोष्टम, ठीक है। यदि मान लीजिए फिर भी आप भूल जाते हो तो ये जरूर याद रखना कि ए और ई दोनों का संयोग करते हैं तो गुण संधि हो जाती है और ए हमारा गुण होता है। तो यहां पे ए का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है और ई का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, तालु, ठीक है। कंठ और तालु दोनों मिलकर के क्या बना देते हैं, कंठ तालु। ध्यान से समझ लीजिए, ए और ई, ए का उच्चारण स्थान कंठ है, ई का उच्चारण स्थान तालु है,
दोनों हम मिलाकर के लाते हैं तो यहां पे कंठ तालु लिख देते हैं और ए और ई दोनों मिलकर के क्या बन जाते हैं, ए बन जाता है। इसी प्रकार से ए और उ दोनों मिलाते हैं तो हमारा जो वर्ण का निर्माण होता है वो ओ वर्ण का निर्माण होता है। और ओ तो यहां पे देखिए ए का जो है वो कंठ है और उ का जो है वो क्या है, ओष्ठ है, और दोनों को मिलाकर के लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, कंठोष्ठम। ये लीजिए, तो इस प्रकार से याद रखना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। सामान्य प्रश्न है, यदि पूछ लेते हैं कि ए का उच्चारण स्थान बताइए कंठ तालु, ओ का बताइए तो कंठोष्ठम, आई का बताइए तो कंठ तालु, औ का बताइए तो कंठोष्ठम, ये याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप सूत्रों के माध्यम से याद करें तो आपको बहुत फायदा होगा। बढ़ते हैं ना आगे। 9वां नंबर का जो हमारा सूत्र है वो है वकारस्य दंतोष्ठम। क्या है, वकारस्य दंतोष्ठम। ये लीजिए, ठीक है, वकारस्य दंतोष्ठम, तो यहां पे सिर्फ वही है और वह जो वर्ण है हमारा, इसका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, दंतोष्ठ। ये लीजिए, इस प्रकार से भी लिख सकते हो और दंतोष्ठ भी लिख सकते हो। जब संधि पढ़ाएंगे उस समय आपको बताएंगे कि ये कैसे है कैसे नहीं है, ठीक है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं, एक ही आएगा प्रश्न। 10वें नंबर का जो सूत्र है हमारा वो है जिह्वामूलस्य जिह्वामूलम। जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूलम। दंतोष्ठ हो गया, जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूलम। ये लीजिए, कहा कि ये क्या है, जिह्वामूलम। अब समझिए क्या है, तो देखिए जो कै है उससे पहले अर्ध विसर्ग और ख से पहले अर्ध विसर्ग आ जाता है, तो ध्यान रखना इन वर्णों को हम क्या कहते हैं, जिह्वामूल। इन वर्णों का नाम दे दिया गया है जिह्वामूल या जिह्वामूलीय वर्ण। और इनका उच्चारण स्थान आपको बता दिया है जिह्वामूलम। और अंत में जो हमारा 11वें नंबर का जो सूत्र है वो है नासिका अनुस्वारस्य या अनुस्वारस्य नासिका। इस प्रकार से भी याद कर सकते हो। अनुस्वारस्य नासिका। ये लीजिए, ये स्पष्ट कह रहा है कि जो अनुस्वार है, ये अनुस्वार होता है, इसका नासिका से उच्चारण किया जाता है। ये लीजिए, इस प्रकार से मेरे प्यारे स्टूडेंट सभी को मैं बताना चाहता हूं कि हमारे जो उच्चारण स्थान हैं वो आपको शुरू में भी बता दिया था कि कितने होते हैं, 7 ही होते हैं। और उसके बाद में बताया कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो शायद आपको पाणिनीय शिक्षा के अनुसार मैंने बता भी दिया होगा कि कौन सा होता है। तो यहां पे देखिए बताया नहीं है, लेकिन आपको बता देना चाहता हूं उच्चारण स्थान कौन सा है 8वां नंबर का, वो है उरह। या तो आप उरह कह दीजिए या फिर उरस बोल दीजिए, दोनों से कोई सा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उरस का मतलब होता है, उरह का मतलब होता है हृदय। और इस प्रकार से जो हमारे उच्चारण स्थान हुए हैं इन सभी को मैं एक साथ लिख देता हूं। 11 है हमारे वर्णमाला के अनुसार, तो आपको शायद कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अकु है विसर्जनीय नाम कंठ, इचु यसानाम तालु, ऋतु रसाणाम मूर्धा, लितु लसाणाम दंता, उपु पद्मान्यानाम ओष्ठो, यम गणनानाम नासिका च,
एदयितो कंठतालु ओदौतो कंठोष्ठम वकारस्य दंतोष्ठम जीव्यमूल्यस्य जीव्यमूलम। और अंत में जो होगा वो होगा अनुस्वारस्य नासिका। इस प्रकार से 11 पढ़े हैं हम सूत्र, लेकिन कौन से वर्ण ऐसे हैं जिनको हम 2 उच्चारण स्थानों से पढ़ते हैं और कौन से वर्ण ऐसे हैं जिनको हम एक ही उच्चारण स्थान से पढ़ते हैं, ये और बताना चाह रहा हूं मैं। तो देखिए 10 जो हमारे वर्ण हैं, 10 वर्णों का उच्चारण स्थान 2 है। दो, ठीक है। इस प्रकार से याद रखना है आपको कि जो 10 वर्ण हैं उनका उच्चारण स्थान 2 है भाई। ये लीजिए, ठीक है, 2 है। कैसे? अब देखिए कौन कौन से हैं वो, तो अभी आपको पढ़ाया मैंने। जो ञ है, एक तो ये ले लीजिए, इसके बाद में ञ है वो, फिर अण है ये, फिर हमारा न आता है ये, और अंत में मैं, ये। इसके बाद में हम पढ़े ए और आई, फिर हम पढ़े ओ और औ, और ये वह है, इसका भी जो उच्चारण स्थान है वो भी 2 में आता है। ङ का उच्चारण स्थान देख लीजिए, कंठ और नासिका से बोला जाता है, कंठ नासिका। इसी प्रकार से ङ जो है वो है तालु, ऐसे आपको जल्दी याद हो जाएगा, नासिका। फिर इसके बाद में अण जो है तो वो मूर्धा, मूर्धा के बाद में नासिका। फिर दंता, दंत के बाद में भी नासिका, इस प्रकार से। और मैं जो है हमारा वो है ओष्ठ में और नासिका, इस प्रकार से ये है। ए आई तो आप अभी बता दोगे कि ए और ई किससे बोले जाते हैं, तो आप तुरंत कहोगे कंठ और तालु से, तो क्या हो जाएगा, कंठ तालु। इसी प्रकार से ओ तो आप तुरंत बता दोगे क्या, कि कंठ और ओष्ठ, ये लीजिए। इस प्रकार से मेरे साथियों, मित्रों या मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, वकार का जो उच्चारण स्थान है वो होता है वकारस्य दंत और ओष्ठ। ये आपको याद रखना है क्योंकि बहुत बार यहां से प्रश्न किया जाता है। ये लीजिए, ये जरूर याद रखना, क्योंकि लगातार हम पढ़ते हैं ए दयितो कंठोष्टम ओ दौतो, ए दयितो कंठतालु ओ दौतो कंठोष्टम, फिर हम वकारस्य पढ़ते हैं दंतोष्टम, तो वहां पे कंठोष्टम नहीं होगा, दंत होगा। तो ये तो हमारे 10 वर्ण ऐसे हैं जिनका उच्चारण स्थान 2 है। तो यहां पे देख लीजिए, ये इधर एक और ये दूसरा, इस प्रकार से कंप्लीट होते हैं। आगे जो हमारे शेष वर्ण रह गए हैं, क्योंकि वर्णों की संख्या हम पढ़े थे 9 और 33, इस प्रकार से तो पढ़े थे 42 वर्ण होते हैं, तो शेष हमारे 32 वर्ण और बच गए। 32 वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वो एक ही है। 32 वर्णों का जो उच्चारण स्थान है, उच्चारण स्थान है वो क्या है, एक ही है। ठीक है, कैसे? तो अभी देख लीजिए, और जो हमारे वर्ण हैं, जैसे कै वर्ण है, कै ख ग जो भी हैं, ये हमारे बच रहे हैं। इसके बाद में च छ ज और झ, ये बच गए हैं। इसके बाद में तय वर्ग के बच गए, ट ठ ड, फिर त थ द ध, ये बच गए। प फ ब और भ बच गया है। फिर हमारा य वह रह गया है, वह को छोड़ दीजिए एक बार, य और र और ल, ये बच गए।
ठीक है। और इस प्रकार से फिर से और है, ये बच गया है। और भी बच गए क्या, तो कहा कि हाँ ये देखिए री है, ली है, ये बच गए। तो इस प्रकार से देखिए 4, ये 5 चौक 20 हो गए हैं। 20 के बाद में 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 हमारे पास आए हैं, जबकि 32 वर्ण और हैं। कहा कि इनमें देखिए हाँ ये और है ना हमारे ए, फिर इसके बाद में ई और उ, इनको भी तो ले लीजिए, ए ई उ री री। माहेश्वर सूत्र में यही तो पढ़े हैं, वहां पे थोड़ा आ आया था, ई बड़ा ऊ, ऐसे थोड़ा ना थे। ए ई उ री री ये हमारे और हैं, तो इन सभी को जोड़ते हैं तो ये हमारे 32 वर्ण आते हैं, और इनका जो उच्चारण स्थान है वो एक ही उच्चारण स्थान है। इस प्रकार से मेरे सभी मित्रों, प्यारे स्टूडेंट, आपको यही बताना चाहता हूं कि यदि आपने एक पेज में जो सूत्र लिखे हैं मैंने, वो लिख करके यदि आप याद करते हो तो बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अच्छी तरीके से आप उनको याद कर सकते हो। और यदि मान लीजिए आप उच्चारित तो वर्णों के चक्कर में आकर के फिर याद कर रहे हो तो शायद मेरे मतानुसार आप वहां पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ऐसा न करके आप सूत्रों को लिख लीजिए, सूत्रों में से फिर आप पहचानना सीखिए कि जैसे मान लीजिए ये आपको बताया मैंने ट्रिक्स कि ए और कु और है और विसर्ग, ठीक है। यदि आप इस प्रकार से पहचानना सीख गए तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इस प्रकार से आपको बताया है, ये आज का हमारा उच्चारण स्थान का जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं आप सभी को ये टॉपिक जरूर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा संस्कृति शास्त्र जो है हमारा, उसमें प्रयत्न होते हैं जिनको हम यत्न भी कहते हैं, उनके भेद पढ़ेंगे। उसमें भेद जैसे मान लीजिए आभ्यंतर और बाह्य, आभ्यंतर के कितने प्रकार होते हैं और बाह्य के कितने प्रकार होते हैं, कहां पे किस प्रकार से इनकी जरूरत पड़ती है, ये सब हम अगली जो हमारी कक्षा होगी उसमें पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।